हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर जॉब। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व बाय ऑप्शन। यह 6 फरवरी 2023 का पेपर है। यह सबसे मुख्य चैप्टर सीडीपी जो हमारा 30 नंबर का आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से बनाया गया है, इनके सारे जितने ऑप्शन हैं उसको कैसे हल किया गया है उसके बारे में देखिए डिस्कस किया गया है। बाकी विकल्पों का विश्लेषण, विकास क्या है, विकास बहुआयामी होता है कि नहीं, विकास सिर से पैर होता है कि नहीं, सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास, क्या बोला है, वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। कौन से कारक के द्वारा प्रभावित होता है? वो फर्स्ट है परवरिश की शैलियाँ, सेकंड है आनुवंशिकी ढांचा, ये भी सही है, विद्यालयी अनुभव, ठीक है, व्यक्तिगत रुचि। तो इसमें कौन सा आंसर सही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है सभी। इसमें हमने ऑप्शन डाला नहीं है, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी, क्योंकि ये चारों ही हमारे वृद्धि और विकास के लिए सबसे प्रभावित कारक होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दिया ना आंसर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसमें परिभाषा देख लीजिए। बाल विकास आनुवंशिकी और पर्यावरण क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। ठीक है, आनुवंशिकी ढांचा जैविक क्षमताएं तय करती है, परवरिश और विद्यालय अनुभव पर्यावरण प्रदान करता है, ये भी सही है। व्यक्तिगत रुचि जो थी आंतरिक प्रेरणा को दर्शाती है, इसलिए चारों कारक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, याद करने की शॉर्टकट ट्रिक देख लीजिए। विकास सब कुछ, जब भी विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को सवाल आए तो याद रखें आंतरिक और बाहरी सभी सकारात्मक या नकारात्मक कारक इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन कब होता है, कैसे होता है? ठीक है, फर्स्ट है सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक रूप से समान गति से, एक आयामी और रैखिक, वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, अपरिवर्तनीय है और पैर की उंगली सिर तक बढ़ते हैं। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, क्योंकि यह एक समान से गति नहीं करता, इसमें बहुआयामी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसमें हमने डाला है, देखिए ऑप्शन सी दिया है, वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल प्रक्रिया है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उर्वरता का विकास आनुवंशिकी और वातावरण का गुणनफल होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट बराबर होता है एच इंटू ई, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। दोनों कार्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक से देख लीजिए। एच इंटू ई फार्मूला सीटेट परीक्षा में जहाँ भी आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच जटिल अंतःक्रिया कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन लिखा जो मिले वही विकल्प हमेशा सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी अभी ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। विकास की गति जो अलग अलग संस्कृतियों में क्या होती है, अलग अलग होती है। ओके, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, विकास बहुआयामी होती है। क्या होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, विकास क्या होती है, बहुआयामी होती है और सर्पिला काल होता है। ठीक है, स्पाइरल होती है और रैखिक नहीं होती, लीनियर एकदम नहीं होती। ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी गलत है, सॉरी डी ऑप्शन भी गलत है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, न कि पैर से सिर की ओर। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। उसके बाद तर्क दिया है, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होती है। अभी हमने पीछे पढ़ा है, एक आयामी तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आर जब गलत हो जाता है, देखिए आर इसमें भी गलत है, आर इसमें भी गलत है, ये दोनों में है या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमेशा थर्ड और फोर्थ में होगा। अब बात क्या है, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही जब हमेशा ऑलवेज एक की बात करें तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन डी, ए और आर दोनों
गलत हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत। कैसे? व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत के अनुसार हर बच्चे की विकास की गति क्या होती है? अलग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है? अलग होती है। समाज शास्त्र के अनुसार बच्चे सामाजिक संदर्भों के आधार पर बदलता है और यह बहुआयामी होती है। क्या होती है? बहुआयामी होती है। शॉर्टकट ट्रिक देख लीजिए इसका। एक आयामी हमेशा गलत होगा। अगर एग्जाम में एक आयामी दिया है तो हमेशा गलत मारेंगे, अगर बहुआयामी दिया है तो हमेशा सही मारेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन ए सामाजिकरण स्कूल में ही होता है और जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। ठीक है, क्या बोला है? सामाजिकरण स्कूल में ही होता है और जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। तर्क क्या कह रहा है? स्कूल द्वितीय सामाजिकरण की एकमात्र संस्था है। क्या है? द्वितीय। ऑप्शन देखिए सब दिया है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करते हैं। इसमें ए की आर सही व्याख्या नहीं करती, इसमें ए सही है आर गलत है और इसमें ए आर दोनों गलत है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, इसका देखते हैं आंसर। क्योंकि इसमें सामाजिकरण देखिए, स्कूल द्वितीय सामाजिकरण की एकमात्र संस्था हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह स्कूल द्वितीय सामाजिकरण की संस्था है लेकिन एकमात्र संस्था नहीं होती। इसमें ओनली की जब बात करें तो तुरंत काट दीजिए। तो इसमें दोनों ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में एक सही होगा। और पहला क्या दिया है? सामाजिकरण स्कूल में ही होता है। ऐसी बात नहीं है, सामाजिकरण तो हमारा हर जगह होता है। तो इसका मेरे ऑप्शन डी राइट लग रहा है। इसका देखते हैं आंसर। देखिए ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि सामाजिकरण जन्म से शुरू होता है और परिवार प्राथमिक संस्था है, स्कूल द्वितीय संस्था है जरूर है, लेकिन वह एकमात्र नहीं है। मीडिया, पड़ोस, धार्मिक संस्थान, मित्र समूह सब क्या है? द्वितीय है। अब शॉर्टकट ट्रिक देख लीजिए, एकमात्र गलत है। पेडोलॉजी में जब भी विकल्प में केवल की बात करें, क्या बोला था मैंने? केवल की बात करें ही या एकमात्र ओनली की बात करें तो यार ये 99% क्या होता है? गलत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है। क्या करती है? मिठाई खाने से डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। क्या मिलेगी? सजा। कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? सीमा की स्तर क्या है बताइए? प्री पोस्ट कन्वेंशनल है, प्री है, फॉर्मल है, कन्वेंशनल है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व पारंपरिक स्तर यानी प्री कन्वेंशनल। क्या होता है इसमें? लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक स्तर जो होता है 4 से 10 वर्ष। क्या है सबसे इम्पोर्टेंट? 4 से 10 वर्ष की अवस्था में पर बच्चों की नैतिकता बाहरी पुरस्कार और सजा, बाहरी जो होती है पुरस्कार और सजा पर आधारित होती है। वे सही गलत का फैसला इस आधार पर करते हैं कि उन्हें सजा मिलेगी या इनाम। ठीक है, जैसे हम लोग बच्चों से काम कराते हैं, भाई ये काम कर दे ये मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है? पूर्व पारंपरिक स्तर याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक्स है। सजा का डर पूर्व स्तर, सजा का डर। जब भी प्रश्न में किसी बच्चे द्वारा डांट, मार या सजा के डर से नियम की मानने की बात हो तो बिना सोचे पूर्व पारंपरिक चुने। पूर्व मतलब जैसे पहले बचपन की अवस्था समझ लीजिए, पूर्व की अवस्था 4 से 10 वर्ष। उसमें क्या होता है? सजा, डर, मार की नियम होते हैं। ठीक है, इसमें और है बाकी विकल्प देख लीजिए। उत्तर पारंपरिक स्तर यह व्यक्ति समाज से ऊपर उठकर अपने खुद के नैतिक नियम बनाता है। ठीक है, जैसे जिंजी लोग कर रहे हैं। अमूर्त स्तर यह कोलबर्ग के नैतिक विकास का स्तर नहीं बल्कि ये पियाजे का स्तर है, तो घट जाएगा। अमूर्त पारंपरिक स्तर यह बच्चा समाज, परिवार और कानून के नियमों को खुश रखने के लिए मानता है, जैसे अच्छा लड़की, अच्छा लड़का। इन सब के बारे में हम फुल अच्छे से समझ लीजिए डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांतों को 3 मुख्य स्तरों में, कितने? 3 मुख्य स्तरों में, अब प्रत्येक स्तर को 2-2 चरणों में बांटकर कुल 6 चरणों में समझा रहे हैं। कितने? 3 लेवल हैं इसमें। क्या है? 3 लेवल है और 6 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो
इन्हें समझने के लिए हम हाइंज की दुविधा का मुख्य उदाहरण लेंगे, जहाँ हाइंज अपनी मरती हुई पत्नी की जान बचाने के लिए एक महंगी दवाई चोरी कर लेता है। ये सभी स्तरों, चरणों और उनके व्यवहारिक उदाहरणों का पूरा विवरण दिया गया है यहाँ पर। देखिए आप लोग, कोलबर का नैतिक विकास का सिद्धांत, ये देखिए पूर्व में क्या होता है, पारंपरिक में क्या है, उत्तर में क्या है, और उसके बाद लास्ट वाला है। ठीक है, आइए हम विस्तृत बात करते हैं इसमें। पूर्व पारंपरिक स्थान में प्री कन्वेंशनल एज, इसमें बात करते हैं हम 4 से 10 वर्ष। ठीक है, मुख्य बात क्या है, बच्चे की खुद की कोई नैतिकता नहीं होती, इसमें नैतिकता शून्य होती है, समझ लीजिए। सही गलत का फैसला बाहरी दुनिया, डांट या इनाम पर होता है। ठीक है, अगर इनाम मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। स्तर 1, इसमें चरण 1 में बात करते हैं आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, क्या है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की बात करते हैं इसमें। परिभाषा, बच्चा नियमों का पालन सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे डांट या सज़ा न मिले। शॉर्टकट ट्रिक क्या है इसमें, सज़ा से बचो। आप सज़ा से बच रहे हैं तो आप किस में आ रहे हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल में। उदाहरण, हाइंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि पुलिस उसे पकड़ लेगी तो जेल में डाल देगी। सीमा रसोई से मिठाई नहीं चुराती क्योंकि मम्मी मारेगी। ठीक है, ये सब क्या है, प्री कन्वेंशनल में फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट लेवल है। ठीक है, लेवल कितने होते हैं, कभी कभी एग्जाम पूछ जाता है। देखिए लेवल कितने हैं, 3 हैं, और स्टेज कितने हैं, 6 है। ठीक है, तो ये लेवल 1 का है, स्टेज फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लेवल 1 का ही सेकेंड स्टेज का है। परिभाषा इसमें दिया है, यहाँ बच्चा अपनी ज़रूरत देखता है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। ठीक है, भी करते हैं, बच्चा तभी कुछ करेगा जब से कोई फ़ायदा होगा। शॉर्टकट से मेरा क्या फ़ायदा है, तुम मुझे क्या दोगे, मैं तुम्हें दूंगा, ये सब की बातें करता है। उदाहरण, जैसे हाइंज को दवा चुरा लेने चाहिए क्योंकि उसे अपनी पत्नी की ज़रूरत है और वह ठीक हो जाएगी तो उसके लिए खाना बनाएगी। यदि तुम मुझे अपनी पेंसिल दोगे तो मैं अपनी टिफिन तुम्हें शेयर करूँगा। लेन देन की बात करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे होता है ऐसा, टिट फॉर टैट की बात करेंगे तो भी लेवल 1 में ही बात करेंगे, और यह स्टेज 2 की बात करता है। ठीक है, स्टेज 1 में क्या था, लालच था, इनाम दोगे, ये सब दोगे तब हो जाएगा। इसमें क्या है, अगर तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। ये क्या है, लेवल 1 के बारे में डिस्कस है। अब लेवल 2 की बात करते हैं। लेवल 2 भी बहुत आसान है। यह किस उम्र में होता है, 10 से 13 वर्ष। मुख्य बात, बच्चा समाज, परिवार और देश बनाए गए नियमों को सही मानने लगता है और उसका सम्मान करता है। ठीक है, लेवल 2 में क्या है, लेवल 2 पारंपरिक कन्वेंशनल है, पहले प्री है फिर कन्वेंशनल है। इसमें स्टेज 3 है, अच्छा लड़की अच्छा लड़का। ठीक है, परिभाषा, बच्चों दूसरे की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं, वह ऐसे काम करता है जिससे समाज, उसे परिवार उसकी तारीफ करें। जैसे शॉर्टकट, सब तारीफ करें, समाज में इज्जत हो। उदाहरण, हाइंज को दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि एक अच्छा पति अपनी पत्नी को मरते नहीं देख सकता, नहीं तो समाज उसे बुरा कहेगी। मैं अच्छे नंबर लाऊंगा तभी कि मम्मी पापा क्या करेंगे, मुझे अच्छा बच्चा कहेंगे। ये सब के अच्छा बनने की कोशिश करना क्या होता है, इसमें कन्वेंशनल में होता है और स्टेज 3 में होता है। ठीक है, अब स्टेज 4 की बात करते हैं। लेवल 2 में ही स्टेज 4 है, कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। बच्चा मानता है कि कानून और नियम समाज को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, वह किसी हालत में कानून नहीं टूटना चाहिए, कानून सर्वोपरि होता है। उदाहरण, हाइंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि चोरी करना कानून अपराध है। अगर सब चोरी करने लगेंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी और ट्रैफिक सिग्नल रेड होने पर गाड़ी रोकना जरूरी है, चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या बात कर रहा है, कानून की बात कर रहा है, कानून को सर्वोपरि करते हैं। ठीक है, स्टेज 4 में। और स्टेज 3 में था, कानून था लेकिन उसमें क्या था बताइए आप लोग, कानून था लेकिन उसमें क्या, इज्जत, कानून के में चलना, लेकिन समाज क्या कहेगा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेवल 3 में स्टेज 5, यह उम्र 13 वर्ष से ऊपर होता है। मुख्य बात है, यहाँ व्यक्ति समाज के नियमों से ऊपर उठकर अपनी अंतरात्मा और मानवीय मूल्यों का आधार पर सही गलत का तय करता है। ठीक है, बहुत कम लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। इसमें क्या है, चरण 5 यानी स्टेज 5 में सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। परिभाषा, व्यक्ति मानता है कि नियम और कानून इंसानों की भलाई के लिए बने हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान हो रहा है तो आपसी सहमति से उसे बदला जा सकता है। शॉर्टकट ट्रिक,
इंसान के लिए कानून है, कानून के लिए इंसान नहीं। बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल देख लीजिए, हाइंज को दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि किसी की जान बचाना चोरी करने के कानून से बहुत बड़ा और ज़रूरी काम है। कानून में बदलाव होना चाहिए। तो ये किस लेवल में आता है? यह लेवल 3 में और स्टेज 5 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज क्या है? लेवल 3 है और स्टेज क्या है? 6 है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। परिभाषा क्या है? ये सर्वोच्च अवस्था है। व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के बेसिक सिद्धांतों जैसे न्याय, समानता, मानवाधिकार पर चलता है, चाहे इसके लिए उसे खुद कानून तोड़ना पड़े या जेल जाना पड़े। ठीक है, सार्वत्रिक मानवता से ऊपर। भगत सिंह या महात्मा गांधी वाली सोच रखने वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा? मानवता से ऊपर होगा। उदाहरण, हाइंज को हर हाल में दवा चुरा ली चाहिए क्योंकि मानव जीवन की कीमत किसी भी संपत्ति या दवा की कीमत से अमूल्य है। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग द्वारा रंगभेद के खिलाफ अपनी जान दांव पर लगाना पड़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मानवता से ऊपर अगर हम रहेंगे तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत लेवल 3 का स्टेज 6 में आ जाएंगे, जो कि हमारा 13 वर्ष से ऊपर में होता है। किशोरावस्था और वयस्क में बहुत होता है। ठीक है, परीक्षा के लिए आप रैपिड फायर यूज कर सकते हैं तुरंत याद करने के लिए। इसमें हमने क्या पढ़ा था? ये देखिए, प्री कन्वेंशन में क्या था? चरण 1 में दंड और फायदा की बात करते थे, सॉरी दंड और पनिशमेंट, पुरस्कार की बात करते थे। और प्री कन्वेंशन में स्टेज 2 में हमने क्या था? फायदा, बदला, यानी टिट फॉर टैट। और स्टेज 3 में क्या था हमारा? तारीफ, अच्छा लड़का बनना, अच्छा लड़की बनना। स्टेज 4 में क्या था? कानून के नियमों का पालन करना। ठीक है, स्टेज 5 में कानून बदलाव, यानी हम कानून को बदल सकते हैं अगर किसी की ज़रूरत है तो। और 6 में भी पढ़े हमने सार्वभौमिक, यानी हम मानवता से ऊपर उठ जाते हैं, जो भगत सिंह, महात्मा गांधी के नियमों का पालन करते हैं, तो हम क्या जाते हैं? स्टेज 6 में। ये दोनों क्या है? हमारा स्टेज लेवल 3 में है, ये लेवल 2 में है, ये लेवल 1 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? किस प्रक्रिया? अनुकूलन में होता है, पुनर्वरण में होता है, पूर्वाभ्यास में होता है कि कलन विधि में होता है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलन। परिभाषा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अपने वातावरण के साथ तालमेल बैठाने के लिए ज्ञान को व्यवस्थित करते हैं, जिसे अनुकूलन कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, कौन कौन सा? एक है सातीकरण यानी एसिमिलेशन, और दूसरा है समायोजन, एकोमोडेशन। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक है पियाजे का एडाप्टर। पियाजे के नाम आते ही दिमाग में क्या होना चाहिए? सक्रिय खोज होना चाहिए, स्कीमा आना चाहिए, अनुकूलन आना चाहिए। पियाजे का नाम सुनते मन अनुकूलन की बात होनी चाहिए। ठीक है, बाकी विकल्प के देख लीजिए। पुनर्वरण क्या है? यह BA स्कैनर का एक व्यवहारवादी सिद्धांत है, पियाजे का नहीं है। ठीक है, पूर्वाभ्यास, यह सूचना प्रसंस्करण और स्मृति से जुड़ा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। कलन विधि, ये तो एकदम ही गलत है, गणित और कंप्यूटर समस्या को हल करने का निश्चित है। ठीक है, कलन विधि जहाँ है उसको तुरंत काट दीजिए। पुनर्वरण BA स्कैनर का है, पूर्वाभ्यास भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों का सही जोड़े बताइए। मतलब अगर संवेदी चालक अवस्था है तो इसके साथ नाटकीय होगा, पूर्व अवस्था है तो क्या होगा? मूर्त है, संक्रियात्मक अवस्था ये वाला होगा, अमूर्त है तो क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करें, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमूर्त संक्रियावस्था, यानी परिकल्पित निगमात्मक तर्क सक्षम। परिभाषा क्या है इसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो क्या होता है? 7 से 11 वर्ष होता है। बच्चे में पलटावी गुण यानी रिवर्सिबिलिटी का आ जाता है, जैसे मिट्टी के गोले से सांप और वापस सांप से गोला बनाने की समझ हो जाती है इसमें। अमूर्त क्या होती है? 11 वर्ष से ऊपर होती है। बच्चे वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं, परिकल्पनाएं करते हैं, हाइपोथेसिस होते हैं। ठीक है, पलटना यानी कंक्रीट, हाइपोथेटिक। ठीक है, क्या होता है? अमूर्त में आता है। इसकी भी ऑप्शन देख लेते हैं, क्यों गलत है? ऑप्शन ए, नाटकीय खेल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, संवेदी में नहीं आता। ठीक है, खेल क्या आता है? पूर्व संक्रियात्मक का होता है। क्यों गलत है? वास्तविक यह ज़्यादा संवेदी में आता है। सेंसरी मोटर क्या होता है? 0 से 2 वर्ष। इसमें क्या होता है? वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? वाइगस्की की बात आ गई तो इसमें क्या है? ऑप्शन फर्स्ट संवाद,
ऑप्शन सेकंड व्याख्यान, ऑप्शन थर्ड सजा, पुरस्कार। जब भी वाइगोस्की की बात करें तो आप लोग हमेशा क्या संवाद मारिएगा, ठीक है। भाषा, व्याख्या, सजा, पुरस्कार, तीनों क्या है, ऑप्शन गलत है। इसका आंसर क्या है, संवाद यानी डायलॉग। लेव वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृत सिद्धांत के अनुसार बच्चे समाज में वयस्कों और साथियों के साथ अंतःक्रिया और संवाद करके सीखते हैं। भाषा उनके विचार और विकास का मुख्य साधन है। शॉर्टकट ट्रिक बहुत ही जरूरी है। वाइगोस्की समाज संस्कृति की बात करते हैं। भाषा, वाइगोस्की से जुड़ी प्रश्नों में जब भी बातचीत, संवाद, समूह कार्य, समाज का जिक्र हो तो विकल्प हमेशा सही होता है। व्याख्यान की बात करते हैं। व्याख्यान तो गलत है, ये डेफिनेटली गलत है। और सजा और पुरस्कार की बात की स्किनर और थॉर्नडाइक करते हैं। और संरचनावादी वाइगोस्की इसका विरोध करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? वाइगोस्की ने किया था, जीन पियाजे, वाइगोस्की, बीएफ स्किनर, नोम चॉम्स्की। बताइए आप लोग कमेंट में जरूर कि किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें भाषिक विकास में देखिए, जब भी बात करें भाषा की तो भाषा में क्या होता है, लेव वाइगोस्की मानते हैं कि भाषा समाज के अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप आती है। उनके अनुसार पहले बच्चा भाषा का विकास होता है, फिर विचार आता है, ठीक है। पहले क्या होता है, भाषा का विकास होता है, फिर विचार आता है। जबकि जीन पियाजे क्या मानते थे, पहले विचार आता है, फिर भाषा आता है, ठीक है। तो सामाजिक शॉर्टकट देख लीजिए, सामाजिक अंतःक्रिया यानी वाइगोस्की। भाषा विकास में अगर अंतःक्रिया शब्द आ जाए तो उत्तर वाइगोस्की होगा। बाकी विकल्पों को विश्लेषण देख लीजिए। जीन पियाजे क्या मानते थे, पहले क्या है, विचार, फिर क्या आता है, भाषा, ठीक है। बीएफ स्किनर क्या थे, ये अनुकरण का सिद्धांत था, इनका पुनर्वर्ण का था। नाम चॉम्स्की बच्चों के भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता बताते हैं। लेड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जन्मजात क्षमता बोलते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 10 क्वेश्चन में कम से कम 50 क्वेश्चन को कवर करते चले जा रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन हमारा, तार्किक गणितीय बुद्धि क्षमताओं में क्या शामिल है? एक बात और याद रखिए, सीटेड में जो भी आपको जिससे बड़ा ऑप्शन लगे कि ये बड़ा है, ये सब छोटा है, तो ये हमेशा 90% चांस होता है कि ये सब तीनों गलत होते हैं, पहला सही होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 या अधिक आयाम शामिल है। और इसमें देखिए, पूर्व ज्ञान के आधार पर पैटर्न रचना विचार का संबंध, इसमें दोनों सही लग रहा है, तो इसको देख लीजिए आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना, विचारों का सही संबंध बनाना, ठीक है। ये क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुउद्देशीय सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणित बुद्धि का अर्थ है तर्क करना, समस्याओं को रूप से हल करना, ठीक है। जहाँ तर्क की बात करें, ये सब बात करें तो ये क्या आ जाता है, बुद्धि की बात आ जाती है, ठीक है। बाकी विकल्प दिख लीजिए, ऑप्शन ए गलत है। यह स्थानिक बुद्धि की विशेषता, इसे मूर्तिकार क्या करते हैं, स्थानिक बुद्धि बनाते हैं। ऑप्शन बी और सी गलत है, दोनों संगीतात्मक बुद्धि से संबंधित है, जैसे गायक और संगीतकार, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 11 से 20 तक के क्वेश्चन को।